नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीर कर रहे हैं या खिताब कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो सतही बातें कहते हैं, मैं समझता हूँ कि जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा है और अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वज़ीर आज़म नहीं देखा जो इस कदर गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है या उसका जो लब व लहजा है वो ओहदे वज़ारत उज़्मा के शायान शान नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में 14 जो वज़राए आज़म गुजरे हैं उनके लब व लहजा देखिए, उनका परवाज़ तख़य्युल देखिए, उनका अंदाज़े बयान देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह वो अपनी हर बात को दानिशवराना हिस्स दिया करते थे, इंटेलेक्चुअल टच दिया करते थे और ऐसा लगता था कि वो बात करते हैं तो बहुत ही दानिशवराना अंदाज में बात कर रहे हैं। और आपको अंदाज़ा कीजिए, वज़ीर आज़म तो छोड़ दीजिए, ये 14 वज़राए आज़म की बात तो अलग है। खुद हमारे हिंदी फिल्मी दुनिया के जो बादशाह कहलाते थे फिल्मी, और आप देखेंगे कि मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ खान की, और यूसुफ खान के बारे में आपको बता दूं, यानी दिलीप कुमार की बात कर रहा हूँ। आप उनके वीडियो देखिए, उनकी तकारीर देखिए, उनका अंदाज़े बयान देखिए, और मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुद को एक दानिश्वर साबित करना हो तो फिर अपने जो राइटर्स हैं, अपने जो मुशाविर यानी मुशीरान हैं, उनसे कता ताल्लुक़ करते हुए सिर्फ दिलीप कुमार के वीडियोस देखना चाहिए। तब कहीं जाकर हो सकता है कि उन्हें कुछ बोलना आ जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म के बारे में हर कोई ये कहता है कि वज़ीर आज़म जब बात करते हैं तो जिस तरह कहते हैं, मखदूम कहते हैं कि बात जो करते हैं तो फूल झड़ते हैं, तो उस तरह नहीं करते वज़ीर आज़म, बल्कि जब भी बात करते हैं तो वो जहर उगलते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा लगता है कि आजकल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, दोनों को, मुसलमानों को लेकर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर आज़म ने तकरीर में मुजरा लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है तो बहुत अजीब व गरीब लगा और ख़वातीन परेशान हो गई कि वज़ीर आज़म जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कोई अज़दवाजी ज़िंदगी भी नहीं गुजार रहे हैं, वो किस तरह मुजरा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस कदर वो अपने यानी उनकी तकारीर में, उनके अखलाक़ी इक़दार में इस कदर गिरावट आ गई है कि वो अजीब व गरीब अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हैं। और आपको बता दूँ कि तेजस्वी यादव जो वज़ीर आज़म से, मैं समझता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म को लड़का होता वक्त पर तो यकीन मानिए वो तेजस्वी यादव का जो उम्र है उनके पोते की उम्र होती। तो बहरहाल पोते की उम्र का एक लड़का ये कह रहा है, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लब व लहजे में जैसे जैसे इंतखाबी मराहिल आगे बढ़ते जा रहे हैं, गिरावट आती जा रही है, बौखलाहट आती जा रही है, वज़ीर आज़म अजीब गरीब बकवास करने लगे हैं, तेजस्वी यादव का ये कहना है। और प्रियंका गांधी का ये कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कम अज़ कम अपना नहीं तो कम अज़ कम अपने ओहदे वज़ारत उज़्मा का ख्याल रखना चाहिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म के अंदाज़े बयान पर, उनके तर्ज़ तख़ातुब पर किस तरह लोग उंगली उठा रहे हैं। और आप अंदाज़ा कि मुजरा, ये इस तरह की बातें जो है कोई वज़ीर आज़म नहीं कर सकता, कोई वज़ीर भी नहीं कर सकता, लेकिन वज़ीर आज़म जिस अंदाज़ में कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में सियासी मुजरा शुरू हो गया है। और इस सियासी मुजरे के दो अहम किरदार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं। और इन दोनों को ऐसा लगता है कि मुसलमानों से बहुत ज़्यादा परेशानी है। अमित शाह कहते हैं कि हम अगर इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर जो मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं, और कहाँ फराहम किए गए हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ से हम छीन कर वो एसटी और ओबीसी वगैरह में तकसीम कर देंगे। मोदी भी यही कहते हैं, मुसलमान। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबी मुहिम में मज़हब की बुनियाद पर मोदी हो या अमित शाह हो और बीजेपी कायदीन हो, वो अवाम का मजहबी इस्तेसाल कर रहे हैं, उनके मजहबी जज्बात का इस्तेसाल कर रहे हैं और मज़हब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करते हुए अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। क्या इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो फौरी मदाखलत करे? आखिर इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लेकर?
लेकर, अमित शाह को लेकर, बीजेपी कायदीन को लेकर क्यों डर रहा है इलेक्शन कमीशन? आखिर क्या वजह है? क्या इलेक्शन कमीशन पर मोदी हुकूमत का दबाव इस कदर बढ़ गया है कि वो मोदी हुकूमत के हर इशारे पर काम कर रहा है? और मोदी आप देखेंगे कि हेट स्पीच कर रहे हैं, अमित शाह हेट स्पीच कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये शर्म की बात है। मैं समझता हूं कि अदालतों को कम से कम आगे आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए कम से कम कि इस तरह का मुल्क में हाल हो गया है कि इलेक्शन कमीशन खामोश है, मोदी हेट स्पीच कर रहे हैं, अमित शाह हेट स्पीच कर रहे हैं, योगी हेट स्पीच कर रहे हैं, यानी नफरत के बीज बो रहे हैं ये लोग। और नफरत बीज के बीज जो बोते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी बहुत जरूरी है। कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है सिद्दीक साहब? सुप्रीम कोर्ट को तो आगे आना चाहिए था और मैं समझता हूं कि आज खुद नोटिस लेना चाहिए था, सोमोटो एक्शन लेना चाहिए था। जी बिल्कुल रियाज साहब, ये इदारे तो बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल ये लोग का मजहूल किस्म के इदारे बन गए। इनके ऊपर बाज़ाब्ता जो है ना प्रेशर है, ये लोग भी कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं ये लोग, क्योंकि ऊपर से प्रेशर है। ये लोग को भी जो है ना कहा गया है कि ताई नहीं। अच्छा, एक दो तीन चीज़ें काबिल और बात है जो इस किस्म की लैंग्वेज हमारे वज़ीर-ए-आज़म यूज़ कर रहे हैं। एक तो ये कि जो नौजवान पीढ़ी है, नौजवान जो लीडर्स हैं, वो लोग जो है ना इस काबिल है कि इनको लेसन दे रहे हैं कि भाई आप क्या ज़बान यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मुल्क की कमान जो है ना अब ये नौजवानों के हाथ में आना चाहिए, बूढ़ों के हाथ में नहीं आना चाहिए। उस काबिल नहीं है कि लोग मुल्क को चला सके। यानी जो भी नई नस्ल की जो पीढ़ी अब जो लीडर्स पैदा हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके हाथ में जो है ना अगर देखें तो ये मुल्क सही रास्ते पे चल सकता था। और दूसरी है कि अगर आप देखें, ये मेरी समझ से बाहर है कि लफ्ज़ एम से जो है ना क्यों इतनी मोहब्बत होगी इनको जो है हमारे वज़ीर आज़म को जो है ना। आप कहते हैं मुजरा, मुस्लिम, मुसलमान, मंगलसूत्र, मटन, मुल्ला, तो एम से क्यों इतनी मोहब्बत होगी हमारे वज़ीर आज़म को कि वो ये एम को, अल्फ़ाबेट को छोड़ना नहीं चाहते? जी। आप बताइए कि वज़ीर आज़म कैसे होने चाहिए? शुरुआत जब आज़ादी के बाद के वज़ीर आज़म ये जो है ना, पटेल को ले लीजिए, नेहरू को ले लीजिए, इनकी जो लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, इनके अल्फाज हुआ करते थे, इनकी जो थिंकिंग होती थी, इंटेलेक्चुअलिटी, वो सब कहाँ गए? वो जो किरदार कहाँ गए? वैसे कोई एक आध सिफात तो बता दो कम से कम। खाली खिताबत का जो फन है जिसको रिटोरिक कहते हैं, वो आने का मतलब ये नहीं कि आप जो है ना मुल्क संभाल लेंगे। अरे वो एक अलग चीज़ है, वो तो आप जो है ना नुक्कड़ पे ठहर के आप तकरीर कर लें, वो है मुल्क चलाना अलग बात है। आप वज़ीर आज़म हैं, हर तबके की नुमाइंदगी आप करते हैं जो है ना। इस किस्म की जो है ना बेहुदे किस्म की लैंग्वेज, आमियाना लैंग्वेज, मुजरा। अरे मुजरा कौन करता है? कैसे लोग करते हैं मुजरा? कौन जाके अटेंड करता है मुजरे में? आपको मालूम है? यानी अखलाकी गिरावट का नतीजा इतना है कि आप कम से कम अल्फाज तो अच्छे यूज़ करें। आप कैसा करें? हम लेडीज़ क्या तस्वर करती होंगी जो आप मुजरे की बात कर रहे हैं, मजबे में ठहर के लेडीज़ शर्म से पानी पानी हो जाए। आपको तो मालूम है कि मुजरा कैसे लोग अटेंड करते हैं, मुजरा कहाँ होता है, कैसे लोग होते हैं। यानी अखलाकी तौर पे जो गिरावट होती है वैसे मुकामात की आप जो है ना एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, फिर उससे आप मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। एक अजीब व गरीब जो है ना, समझ से बाहर है। ये लॉजिक क्या सेंस है इसमें रियासत, मेरे समझ से बाहर है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ नाज़रीन, जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वज़ीर आज़म ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंतखाबी मराहिल बढ़ते जा रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज 6वां मरहला भी मुकम्मिल हो गया है और 5 बजे तक जो इतलात आई थी, तो आपको बता दूं कि तकरीबन बिहार के 8, बंगाल के 8, दिल्ली के 7 पार्लिमानी हलकों में, हरियाणा के 10, झारखंड के 4 और उत्तर प्रदेश के 14 पार्लिमानी हलकों के साथ साथ आप देखेंगे कि अनंतनाग और राजौरी, एक हल्का जो जम्मू कश्मीर का है, उसमें भी रायदही हुई। और ऐसा लगता है कि दिल्ली में ज़बरदस्त फाइट हो रही है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि इस मरतबा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और बीजेपी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो दिल्ली के सदर है और अदाकार हैं मनोज तिवारी, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है कन्हैया कुमार के मुकाबले में, क्योंकि कन्हैया कुमार की जो तालीम है, कन्हैया कुमार की जो नॉलेज है, उसका मुकाबला मनोज तिवारी कर ही नहीं सकते। और आपने देखा कि अगर कोई मुकाबला नहीं कर सकता है तालीमी लिहाज से, सियासी लिहाज से, तो फिर वो तशद्दुद पर उतर आता है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरह बीजेपी वर्करों ने कन्हैया कुमार के साथ मारपीट की थी। लेकिन याद रखिए कि ये उनके बौखलाहट का नतीजा था, जैसा कि अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और बौखलाहट के शिकार के नतीजे में वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने लगे हैं। और ये बड़ी बेशर्मी की बात है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह की बात करता है, एक माइनॉरिटी को, सबसे बड़ी अक़लियत जो है उसको निशाना बनाता है और बार बार ये कहता है कि हम इक़्तिदार में तीसरे मरतबा आएंगे तो फिर जो वो रिजर्वेशन मुसलमानों को बाद रियासतों में दिया जा रहा है वो छीन लेंगे। अरे मेरे भाई, आपको ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो आबादी है और उसमें मुसलमानों की जो 2011 के हिसाब से, मरदमशुमारी के हिसाब से अगर आबादी देखेंगे तो 14% बनती है। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि मुसलमानों के बारे में
चाहे वो कई एक रिपोर्ट सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, फिर आप देखेंगे ये दूसरे जो कमीशन है वो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है वाज़ेह तौर पर कि मुसलमानों की जो माशी हालत है, मुसलमानों की जो सियासी हालत है या इक़्तिसादी हालत है वो इंतहाई पसमानदा है, और इस मामले में वो हिंदुस्तान के सबसे पसमानदा यानी बुद्धिस्टों से, दलितों से भी पसमानदा है। अब अगर मुसलमान तरक्की करना चाहते हैं, मुसलमान पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, मुल्क की तरक्की में हिस्सा अदा करना चाहते हैं, तो बेचारे अमित शाह परेशान क्यों हैं, बेचारे मोदी परेशान क्यों हैं? आखिर इस परेशानी की वजह क्या है? भैया साहब, पहली चीज़ ये है कि इतना बैकवर्ड हो गए हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और अभी उसमें गवाह है कि जो छोटी से छोटी माइनॉरिटी है जैन और बुद्धिज्म से, उससे भी जो है ना माशी तौर पे पसमानदा है मुसलमान। तो फिर ये मजाक कर रहे हैं आप, जो है ना कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कहाँ के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? ऑलरेडी चंद वो भी जो है ना वो अदालत की जो है ना शिकार हो गए और रिजर्वेशन उसके केसेस चल रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? जो है ना ऑलरेडी इतने पसमानदा हैं, तो आप उनको क्यों घसीट रहे हैं अपनी तकारीर में? जो है ना, अरे मुल्क की तो आप जो है ना तकदीर बदलो, उसकी तो बात करो, मुल्क किधर जा रहा है आप बात करें। जो है ना सिर्फ इलेक्शन के करीब में मकबूजा कश्मीर की बात आती है, पाकिस्तान की बात आती है, कभी चाइना का नाम ले लो आप, गलती से ले लो आप, जो है ना पता चलेगा। तो फिर वो क्यों याद नहीं आ रहे? फिर मुसलमान हर चीज़ में मुसलमान घसीट रहे हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि 56 इंच का सीना सुकड़ कर बहुत कम हो गया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वादे तौर पर कहा है कि चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है, लेकिन मोदी जी खामोश है। तो फिर मोदी जी हिंदू मुस्लिम करने के बजाय पहले ये जवाब देना चाहिए मोदी को कि आखिर चीन ने जिस ज़मीन पर कब्जा किया है उस पर आपकी क्यों खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, क्यों मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जब आप ये कहते हैं। और आपको बता दूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ने वादे तौर पर कहा है कि मोदी ने भारत माता के साथ दगा की है, उसके साथ गद्दारी की है। भारत माता के कई हिस्से पर चीन काबिज हो गया है। 4067 किलोमीटर यानी 67 किलोमीटर जो हमारा इलाका है, चीन उस पर काबिज हो गया है। सुब्रमण्यम स्वामी बबांगे दहल ये कह रहे हैं, ललकार रहे हैं मोदी को, लेकिन मोदी जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। तो इसका जवाब दीजिए। पहले मुसलमानों के रिजर्वेशन की आप बात करते हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या आखिर चीन कब्जा करता है, शहर तामीर यानी मकानात तामीर कर लेता है हिंदुस्तानी इलाकों में, सड़कें तामीर कर लेता है, तो फिर आपका सीना जो 56 इंच का है वो कहाँ गया? ये खड़गे ने सवाल किया है। और खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अवाम और दस्तूर को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर कोई झूठ बोलने का रिकॉर्ड कायम किया है तो वो मोदी है। इस तरह की बात खड़गे ने कही है, और उन्होंने खुले तौर पर कही है, कुछ छुप कर नहीं कही है। तो आप अंदाजा कीजिए, एक वज़ीर आज़म को खड़गे झूठा कह रहे हैं, रेवंत रेड्डी झूठा कह रहे हैं, अवाम झूठा कह रही है, अक़लियतें झूठा कह रही हैं, और यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी के लोग भी झूठा कह रहे हैं। रियाज साहब देखिए, एक बात है यहाँ पे, जब चाइना की बात आती है, ठीक है, सुब्रमण्यम स्वामी का इल्जाम है, जो भी है, नहीं आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? आप एक जो है ना, जो हमारे वजीर खारिजा है, जो एक ब्यूरोक्रेट है, जो क्वालिफाइड आदमी है, वो शख्स भी झूठ कहता है, और वो कहता है अपनी तकरीर में कि चाइना का जो मसला हुआ है नेहरू की कमजोरी से हुआ है। आप बताइए, आप अपनी जो है ना नाकामी को, कमजोरी को नेहरू पे डाल रहे हैं आप, जो है ना। जी जी, इन्हें नेहरू में उन्होंने बता रहे हैं कि उतनी जो है ना सलाहियत नहीं थी कि ये मसले को हल करके, इसलिए आज तो कुछ चाइना का मसला। मैं समझता हूँ कि हमारे जो वज़ीर खारजा है उन्हें कम से कम इंदिरा गांधी की जो हिस्ट्री है, कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, वो पढ़ लेनी चाहिए। पाकिस्तान को तोड़ने वाला कांग्रेस था या बीजेपी थी, ये सोचना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने वाले कोई मोदी नहीं थे, या आरएसएस नहीं था, कोई आरएसएस का लीडर नहीं था, बल्कि आप देखेंगे कि और कोई अंग्रेजों के तलवे चाटू नहीं थे, बल्कि वो कांग्रेस थी, इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। और ऐसी बहादुरी क्या मोदी दिखा सकते हैं? जी हाँ, मतलब ओहदों को, अपने जो है ना आखाओं को खुश रखने के लिए, देखिए आप ये क्वालिफाइड आदमी भी किस तरह की बातें कर रहे हैं, बेहूदे किस्म की अदा लगेगा। मतलब हालांकि मालूम है उनको, तारीख मालूम है, वो क्वालिफाइड आदमी है, आईएफएस है, कोई आम आदमी नहीं हो जिसको नॉलेज ना हो। नॉलेज रखते हुए फिर वो शख्स जो है ना अवाम के सामने झूठ कहता है, और वो भी इंटरनेशनल फोरम में जाके बात करता है कि जो है ना ये नेहरू की गलती कैसे है। अरे क्या कैलिबर के लोग हैं तुम लोग, जरा शर्म करो, कैसी बात कर रहे हैं आप, कहाँ पे बैठ के कैसी बात कर रहे हैं? यूएनओ में जाके जहाँ जहाँ जाते हैं आप बात करते हैं, नहीं हमारे लीडर शुरू के ऐसे थे जिसके ऐसे चाइना का मसला है, ठीक है, सॉल्व करिए, करेक्ट करिए ना, फिर आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अब आपको मौका है ना, तो उसको करेक्ट कीजिए। अगर गलती भी है तो आप करिए ना, सॉल्व करिए। नाम लेने से घबराते हैं आप लोग। नहीं, क्या वजीर खारजा सुब्रमण्यम स्वामी के जो दावा है उसका जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मोदी नहीं दे सकते, अमित शाह नहीं दे सकते, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर पहुंचा देंगे। क्या तरक्की की राह पर पहुंचा देंगे? आप अंदाजा कर सकते हैं कि आप 56 इंच का सीने का दावा करते थे, अब तो नहीं कर रहे हैं। 400 अब की बार 400 पार की बातें कर रहे थे, लेकिन वो भी खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि खड़गे ने वादे तौर पर कहा है कि मोदी इसलिए झूठ बोलते हैं
क्योंकि उनकी झूठ का सबूत ये है कि उन्होंने 2014 में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था कि ब्लैक मनी वापस लाकर हर हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। 10 साल हो चुके हैं लेकिन किसी भी हिंदुस्तानी के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा नहीं हुए। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कोरोना में भी अमित शाह के बेटे की जो कंपनीज है उसको फायदा होता है। तो आप अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और दूसरी बात, 20 करोड़ मुलाजिमतें 10 साल के दौरान फराहम करने की उन्होंने बात की थी, लेकिन आपने देखा कि 20 करोड़ तो दूर की बात है, 2 करोड़ भी मुलाजिमतें मोदी फराहम करने में नाकाम रहे। ये बात खरगे ने कही है। और आपको ये बता दूं कि मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि उनके अपने दोस्तों की आमदनी दुगनी हो गई है। दुगनी नहीं बल्कि उनकी दौलत में बेतहाशा इजाफा हुआ है अडानी और अंबानी की। और किसान इस कदर परेशान है कि किसान दिल्ली चलो मार्च किसानों ने शुरू किया, 100 दिन हो चुके हैं, अब भी किसान वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मोदी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो, लेकिन मोदी सिर्फ अपने और अपनी पार्टी की बात यानी मफादात को मद्देनजर रखते हैं। अरे आप अगर अवामी मफाद को मद्देनजर रखते तो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते। आप वज़ीर आज़म होते हुए शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप वज़ीर आज़म होते हुए लिबास की देखकर पहचानने की बात करते हैं, आप वज़ीर आज़म होते हुए मुसलमानों के रिजर्वेशन छीनने की बात करते हैं। अरे छीनना नहीं बल्कि देने की बात करनी चाहिए। रियाज साहब, ये जो बात है इतने अकाउंट में ला के डाल दूंगा, जो भगोड़े हैं जो भागे हैं पैसा लेके, एक को ला के बता दो आप, जी जी देख लेंगे आपकी कितने कैलिबर है, सलाहियत है। एक को पकड़ के लंदन से लाके उसको पकड़ के लाके बता दो, जी जी विजय माल्या है और भी जो भागे हुए हैं पूरे, आप लाइए, देखिए फिर आप कितना फ्रॉड करके गए, बैंक्स डूब गए पूरे, कई इन्हें मासूम लोगों का पैसा जो है ना लेके भागे हैं लोग। और सिद्दीक साहब, आपने जैसे मैं किसानों की बात कर रहा था, किसान 100 दिन से दिल्ली चलो मार्च पे हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और मीडिया जो गोदी मीडिया है, जो यानी तलवे चाटू मीडिया है, वो मीडिया आप देखेंगे कि किसानों के एहतजाज की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो अपोजिशन कायदीन है बार बार ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मोदी ने अपने 26 दो सनतकारों के 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं। और शर्म की बात यह है कि किसानों के कर्ज माफ करने से गुरेज कर रही है। जी हाँ रियाज साहब, आप यकीन करेंगे, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि लोग जो है ना अपने मसाइल को हल करें, सोना गिरवी रख रहे हैं, कई टन सोना आ गया है रिजर्व बैंक में, जी। उसकी रिपोर्ट है बात था, जी जी सॉरी। तो इससे साफ जाहिर है कि क्या माशी हालत हो गई, आम आदमी क्या बंदा रह गई, जी 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 इतना बुरा हाल करके रखे लोग जो है ना, इकोनॉमी का जाना हमारी। बहुत अफसोस की बात है। और मैं समझता हूं कि प्रियंका गांधी ने और तेजस्वी यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो गैरत दिलाई, जो शर्म दिलाई, वो हक बजानिब भी है, मुनसिफाना भी है। और कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म मैं समझता हूं कि जो बात करना चाहिए उसे बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में, बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन उसे होना चाहिए। और उसे इस तरह की बात करना चाहिए कि किसी के दिल को रंज ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और आप बार बार मुसलमान 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 करें और हमेशा यही करें। आसाम का चीफ मिनिस्टर तो ऐसा लगता है कि बकवास करने में सबसे आगे हो गया है। जी हाँ, वो तो उसका तो दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है, जी जी। वो तो सिर्फ एक ही बात करता है जना, उसको रात दिन जो है ना नींद हराम हो चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो है ना अक्सरियत में आ जाए और जो है ना हिंदू माइनॉरिटी में, हमेशा यही टर्मिनोलॉजी में वो बात करता है जो है ना। हालांकि आप देखिए ऐसा कोई डेटा है ही नहीं, गलत सलत झूठा डेटा पेश करके इतना परेशान रहता है शख्स, उसको जो है ना पता नहीं रात में नींद कैसा आती पता नहीं, जो है ना बगैर मुसलमान का नाम लिए जाना। तो ये लोग एक दूसरे से शपथ लेने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना नेक्स्ट हम ये करके बताएंगे। नहीं, आपको शिकस्त से इससे डर है। आप देखिए संभल में मुस्लिम जो वोटर्स हैं, ये कहा जा रहा है, पूरा इल्जाम अपोजिशन आयद कर रही है, रिपोर्ट्स मीडिया में आई है, यानी जो गैर गोदी मीडिया है उसमें रिपोर्ट्स वाज़ेह तौर पर आई है कि संभल में पुलिस ने मुसलमानों को वोट देने से रोका है। उसी तरह आप देखेंगे कि अमेठी में मुसलमान और दूसरे जो समाजवादी पार्टी के हामी थे गैर मुस्लिम, उन्हें भी वोट डालने से रोका है। तो आप अंदाजा कीजिए इस तरह की अगर आप काम करते रहेंगे तो फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये फर्ज बनता है वो आगे आए, जमहूरियत को बचाए, सेक्युलरिज्म को बचाए, मुल्क को बचाए। जी हाँ बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन तो खामोशी इख्तियार किए हुए, ये तो उसको नजर नहीं आता कि ये क्या क्या हो रहा है। बस जो है ना चंद एक नोटिस इशू कर दिए, जो है ना किसी के डिफेमेशन डाल दिया, अरे क्यों कोड ऑफ कंडक्ट पे बात कर रहे हैं, जो है ना इस सेट के कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर है, कुछ भी एक्टिविटीज है ही नहीं उसकी जाना। और आप देखेंगे कि किस कदर तासुब व जानिबदारी बढ़ती जा रही है मुसलमानों के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 30 चीफ मिनिस्टर्स है जिसमें 6 चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, कोई मुस्लिम नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। और दूसरी बात, एक रियासत जहां पर वहां का मुसलमान चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, उस रियासत को भी मरकजी ज़ैर इंतजाम इलाकों में बांट दिया गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह जम्मू कश्मीर में उसकी शिनाख्त बदल कर रख दी गई, उसका तशख्खुस बदल कर रख दिया गया। और आप बातें करते हैं कि मैं कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करता। अगर तुम हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो फिर ये जम्मू कश्मीर का हाल क्या हुआ है? आर्टिकल
आर्टिकल 370 का क्या हुआ है। अगर तुम में दम होता तो मैं समझता हूं कि जो नॉर्थ ईस्ट शुमाल मशरकी रियासतें हैं और उन्हें भी आर्टिकल 371 के तहत खुसूसी मौक़िफ़ दिया है, अगर आप में हिम्मत है तो वो खत्म करके बताओ। बिल्कुल, वहां पे जो शोरीश चल रही है, वहां पे इतने सेंसिटिव एरियाज हैं, वहां पे आप जाने की जरूरत नहीं करते, उनका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे आप इधर मुल्क में कहते हैं हम बीफ बंद करके रख देंगे और जो भी स्लॉटर है वो बंद कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप बंद कर सकते हैं। बिल्कुल, इवन आप गोवा में बंद करके बताइए, खाली गोवा छोटी सी स्टेट है, वहां जाके बताइए, हिम्मत है तो आप जो है ना वहाँ पे जी तो बात नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ मुस्लिम है, मुसलमान जाए बस बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। क्या कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ खास बात है मुसलमानों के साथ इनकी, पता नहीं क्या माइंड में इनके चलते रहता, क्यों है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता कि बात करे कि बगैर इसके ना तो इनको नींद आती है, ना खाना हजम होता है, बगैर मुसलमान का नाम लिए जो है ना इनको। और आप ये देखिए कि मुस्लिम कभी ये कहते हैं कि मुसलमानों ने या मुस्लिम हुक्मरानों ने, मुस्लिम बादशाहों ने मनादिर को मिसमार किया, मनादिर को तोड़ दिया, इस तरह की बातें करते हैं, जुल्म किया। अरे मेरे भाई, आज हिंदुस्तान की आबादी क्या है आप खुद गौर कर लीजिए, 142 करोड़ आबादी है और उसमें जो हिंदूज हैं 90% हिंदूज है। तो अगर मुसलमान जो बादशाह हैं अगर वो जालिम होते तो आप ये आबादी जो दिख रही है, आप जो इल्जाम आयद करते हैं कि तब्दीली मजहब कराया गया जबरदस्ती, तो यहाँ कोई हिंदू नजर नहीं आता। सब झूठ है रियाज साहब, झूठ का पलंदा है, तारीख गवाह है। अब देखिए तारीख में क्या हुआ, उसमें रियलिटी से मौजूद है। खाली जो है ना ठहर के पब्लिक स्टेज पे बकवास करने से रियलिटी बदल नहीं जाती। खाली जो है ना लोगों को इंप्रेस करने, जोहलाओं को इंप्रेस करने के लिए आप चंद बातें कर देते हैं, लेकिन रियलिटी अपनी जगह है। और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी मालूम है कि रियलिटी है कि हकीकत क्या है इसकी। जाना बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को होश के नाखून लेना चाहिए, वज़ीर दाखिला अमित शाह को होश के नाखून लेना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए आपको कि हम मुसलमानों को भी तरक्की करवाएंगे ताकि मुल्क तरक्की करे। अगर ये सोच होती तो मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह की गंदी हरकतें, मैं समझता हूँ गंदी हरकतें ही कह सकते थे, क्योंकि अगर आप किसी एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनसे यानी रिजर्वेशन छीनने की बात कर रहे हैं, तो ये छीनने वाले जो होते हैं वो आम नहीं होते बल्कि डाकू होते हैं छीनने वाले। जी हाँ बिल्कुल, जो है ना जिस किस्म के अल्फाज जो डिक्शन बोलते हैं इंग्लिश में आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि आप की क्या मेंटालिटी है और आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये जो है ना बिल्कुल सूटेबल नहीं है वो पोस्ट के हिसाब से जो बात करें आप जो है ना, और बहुत बिल्कुल गलत बात है। वैसे नाज़रीन, हम आपके लिए चलते हैं दिल्ली में आपको बता देंगे 7 पार्लिमानी हल्के हैं। 7 पार्लिमानी हल्कों में इस मरतबा ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगने वाला है। लेकिन जहाँ तक न्यू दिल्ली का सवाल है तो आपको बता दूं कि बंसूरी स्वराज सुषमा स्वराज जो साबिक वज़ीर ख़ारजा थी, बहुत अच्छी खातून थी और उस बारे में कहा जाता है कि अडवाणी ग्रुप की थी, तो उन्हें नज़रअंदाज भी किया जाता रहा। और जब भी वो दौरे करने होते वज़ीर ख़ारजा के दौरे, वो वज़ीर आज़म कर लेते थे। तो अंदाजा कीजिए सुषमा स्वराज को उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भी ऐसा लग रहा था कि मोदी जी काम कर रहे हैं। जाना इन्हें होता था, जाते थे ये। तो बहरहाल वो बेचारी तो चली गई, तो उनकी बेटी अब मुकाबला कर रही है नई दिल्ली से, और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उन्हें कामयाबी मिल सकती है और उनका मुकाबला है सोमनाथ भारती से। ये आम आदमी पार्टी के बहुत ताकतवर लीडर है, बासर लीडर है। अब देखना कि वहाँ क्या होता है। लेकिन एक सीट के बारे में कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के बारे में, जहाँ से मनोज तिवारी, उनको भी कोई नॉलेज नहीं है और आप अंदाजा कीजिए वो एक्टर भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक्टिंग में भी जीरो होंगे, क्योंकि इंसान जब किस्मत से चल जाता है। लेकिन जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। तो एक तरफ कन्हैया है, दूसरी तरफ तिवारी है, मनोज तिवारी, और वो कहते हैं कि वो जीत जाएंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस मर्तबा मनोज तिवारी घर से वापस चले जाएंगे, फिर एक्टिंग शुरू कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है पिक्चर्स भी जो है ना कुछ अच्छी बनती है, कुछ फ्लॉप होती है, कुछ कामयाब होती है। तो वैसी जिंदगी का सवाल है उनके, और उनका रोल भी वैसे ही है। और जिस किस्म के जो बयान देते हैं, आप ये नहीं पढ़ के आप हंसेंगे, जिस किस्म के जो उन्होंने पेपर में जो न्यूज़ देते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, तो अजीब व गरीब, तो उससे उनकी नॉलेज का पता चलता है कि कितनी नॉलेज है उनको जाना। तो ये जो है ना क्वालिफाइड है, ये कन्हैया कुमार है, इनको काफ़ी आइडिया है और काफ़ी सीनियर लीडर हैं, ये यूनिवर्सिटी के लेवल से जो है ना काफ़ी जो है ना तजुर्बा है उनको जाना चाहिए। जेएनयू के सदर, स्टूडेंट यूनियन के सदर रह चुके हैं वो, और उनके सामने मनोज तिवारी में कुछ भी नहीं सकते। तो बहरहाल ये वाक़यात हो रहे हैं। अब देखेंगे कि 7 जो हल्के हैं दिल्ली के, वहाँ पर बहुत सख्त मुकाबला है। बीजेपी 1 पे कामयाब हो सकती है और 6 जो पार्लिमानी निश्चित हैं वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हिस्से में जा सकते हैं, हमें ऐसा लग रहा है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो मुल्क से गद्दारी करते हैं, जो अवाम से गद्दारी करते हैं, अपने मादरे वतन से गद्दारी करते हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने वज़ीर आज़म के बारे में कहा कि वो यानी
भारत माता से बेवफा निकले, उनसे गद्दारी कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने दगा किया है और अपनी ज़मीन की हिफाजत नहीं की है, तो आपको बता दूं कि इस तरह के लोगों को उसी तरह भगाया जाना चाहिए जिस तरह मगरबी बंगाल के एक झारग्राम बोलकर इलाका है, वहाँ पर बीजेपी के एक लीडर को अवाम ने मार भगाया। ऐसा भगाया, ऐसा लग रहा था कि मुल्क का कोई दुश्मन भाग रहा है और अवाम उसके पीछे है। जी बिल्कुल जो है ना, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स, इनके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम जो है ना नफरत होगी अवाम को जो है ना, इनकी जो हरकतें हैं, ये लोग कुछ भी नहीं करते हैं लोग जो है ना, खाली पब्लिक की जो है ना आके, तो अवाम मजबूर होगी इनको भगाने पे जाना। उस बेचारे का जो सिक्योरिटी पर्सनल थे, उन्होंने एक खातून पर हमला किया था, उसके बाद ये हाल हुआ। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, तो ये जो है ना, तो भारत माता पर जो हमला करेंगे उनका भी यही हाल होगा। बिल्कुल दुर्गत ये ऐसी बनने वाली है, ऐसे लोगों की आखिरी में यही अंजाम होने वाला है जो है ना, क्योंकि अवाम रियलिटी समझ गए क्या है। जी जी जी, कब तक आप जो है ना बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। सही आपने कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का सवाल है, इसका सबसे अहम मैच हो रहा है 9 जून को न्यूयॉर्क में। और आपको ये भी बता दूं कि एक जो टिकट की कीमत है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है उसकी कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे सिद्दीक साहब के $20,000 में ब्लैक हो रहा है। वो 10,000 का टिकट है, यानी डायमंड स्टैंड का न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के जो टिकट हैं वो $20,000 में फरोख्त हो रहा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि $20,000 यानी हिंदुस्तान के, आप अंदाजा लगाइए कितने होते हैं। मैं समझता हूं कि 50 लाख के ऊपर होते हैं, बहुत बड़ी एक टिकट। और दूसरा आपको बता दूं कि जो आम स्टैंड के जो टिकट्स हैं वो $2,750 में हैं, वो भी ब्लैक हो रहे हैं। और 9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि दो हरीफ जब क्रिकेट के लड़ते हैं तो किस तरह मुकाबला चलता है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि इसराइल भी इसी तरह के इक़दाम कर रहे हैं, जुल्म जबर का बाजार गर्म किए हुए हैं। और उसने आलमी अदालत इंसाफ ने जिस तरह कहा है, हुक्म दिया है कि वो रफ़ा में अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक दे, लेकिन इसराइल हरदर्मी का मुजाहरा करते हुए कह रहा है कि वो अपने कार्रवाई नहीं रोकेगा। तो बहरहाल इस तरह अगर इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला जारी रहेगा तो यकीन मानिए कि इलाके में बहुत बड़ा कोहराम मचने वाला है। बिल्कुल अदम इससे कम पैदा हो सकता है, क्योंकि अब तो तुलबा भी रोड पे आ गए। हाँ जी हाँ, तुलबा खुद एहतिजाज कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी बची हुई नहीं है यूरोप लिए अमेरिका के। तुलबा को मालूम होगा स्टूडेंट्स को कि ये नाइंसाफी हो रही है इनके साथ, जो है ना नस्ल कुशी जारी है मुसलसिल। अमेरिका की जो है ना निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में नस्ल कुशी जारी है इनकी। और एक दलिंदर इस्राएली सिपाही ने कुरान मजीद की भी हुर्मत की है और उसे नजर आतिश कर दिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस तरह का वीडियो मंजर पर आया है। और मैं समझता हूँ कि उस दलिंदर की वजह से हो सकता है कि इसराइल की तबाही बहुत यकीनी हो गई है। बिल्कुल जो है ना, ये ऑब्वियसली होने वाला है। कुरान को नहीं बल्कि अपने इसराइल को, मुमलिकत इसराइल को आग में डाल दिया है। बिल्कुल जो है ना, और ये होने वाला अल्टीमेटली ऐसा होने वाला है। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।